डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर के पेपर साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया पर हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने औपनिवेशिक भारत में विज्ञान की स्थिति और विज्ञान का सामाजिक इतिहास पर हम लोगों ने बात की। आज के इस लेक्चर में हम आधुनिक विज्ञान का उद्भव भारत में कैसे हुआ, या हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक भारत में विज्ञान जो है उसकी क्या स्थिति है। और ख़ासकर ये भारत में औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रारंभिक दौर की हम बात करेंगे आज, कि भारत में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक दौर में विज्ञान की क्या स्थिति थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये बात की कि हम अगर किसी भी समाज की बात करें, वो चाहे कैसा भी हो, कितना भी अपरिष्कृत समाज हो, आदिम हो, पिछड़ा हो, क्यों ना हो, कितना भी अवैज्ञानिक, कितना भी ज़्यादा वो पुराना समाज हो, लेकिन कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं उसमें कुछ वैज्ञानिक विवेक के अंश होते हैं। हम जैसे अगर हम साधारण सी एक एग्ज़ाम्पल दे करके इस बात को समझें, हमने आज तक अपने परिवारों में हमारी जो बुज़ुर्ग हुआ करती थी, चाहे हमारी दादियाँ हों, नानी हो, परनानी हो, हम लोगों ने ये देखा कि हमारी दादी, नानी, परनानी, ये लोगों ने कभी विज्ञान को अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी रोज़मर्रा के कामों में किस तरह से उन्होंने साइंस का एक प्रयोग दिखाई पड़ता है। जब दूध फाड़ने के लिए, जब पनीर बनाने के लिए या दही जमाने के लिए हम उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालते हैं, तो विज्ञान का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर काम करता है उससे परिचित नहीं रही होंगी हमारे उस समय के प्राचीन काल के लोग। लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में एक विज्ञान का एक वो अंश दिखाई पड़ता है कि वहाँ दूध को फाड़ने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है कि दूध से कैसे पनीर बन जाता है और दही बनता है। लेकिन ये विज्ञान के ही अंतर्गत आएगा और ये बताता है कि विज्ञान कहीं ना कहीं प्राचीन, इस तरह हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हमें पहले चोट लग जाया करती थी तो लोग उस पर कई प्रकार की पत्तियां, जड़ी बूटियों को पीस कर और ख़ासकर हल्दी और नीम के पत्तों को लगाया जाता था, बांधा जाता था चोट पर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे लोगों को पता था पहले से कि नीम और हल्दी में मेडिसिनल वैल्यूज़ पाए जाते हैं और इनका प्रयोग करने से चोट या इन्फेक्शन जो है वो दूर हो सकता है। तो ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर ये समझाना चाह रही थी कि कोई भी समाज कितना भी अपरिष्कृत हो, आदिम हो, जिसको आज हम देहाती कहते हैं, वो उन सब में विज्ञान का अंश कहीं ना कहीं कम या अधिक मात्रा में ज़रूर होता है। और इसी तरह हम अगर भारत की बात करें तो भारत में औपनिवेशिक काल की स्थापना के पहले भी विज्ञान था यहाँ पर। यह अलग बात है कि वैज्ञानिक परंपरा को सुरक्षित रखने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं अपनाई गई, और जिसका फ़ायदा आगे चल करके हम देखते हैं कि यूरोपियन जब यहाँ पर आए तो उन लोगों ने हर एक चीज़ों को अपने नाम कर लिया। भारत की जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं जिससे हम परिचित थे, वो भी कहीं ना कहीं दूसरों के खाते में चली गई। तो इस तरह से अगर हम औपनिवेशिक काल की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जब भारत में औपनिवेशिक सत्ता की जब स्थापना, जब प्रक्रिया दृढ़ हो रही थी, तो उसके पहले भारत में औपनिवेशीकरण जो है ये अचानक इसकी प्रक्रिया नहीं चली। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे विश्व युद्धों के दौरान विश्व के देशों की आपस में बांटने की होड़ चलने लगी। औद्योगिकरण जब बड़ी तेज़ी से यूरोप में फैला तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप तमाम तरह के उद्योगों की स्थापना हुई, कच्चे माल की आवश्यकता हुई और उद्योगों के द्वारा तैयार किए गए माल को बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता हुई। और ये जो औद्योगिक क्रांति है, हम देखेंगे कि पुनर्जागरण के काल के समय की बहुत सारी विशेषताओं से प्रेरणा पा करके ये प्रारंभ हुई थी। तो जो पुनर्जागरण का जो काल है, पुनर्जागरण के काल ने यूरोप को बहुत तेज़ी से अन्य क्षेत्रों, महाद्वीपों के देशों से आगे निकाला, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो भौगोलिक खोजों के मामले में हो। यहाँ पुनर्जागरण के काल के बाद हम देखेंगे बहुत तेज़ी से यूरोप का विकास होता है, तमाम तरह के उद्योग लगाए गए, औद्योगिक क्रांति हुई और औपनिवेशीकरण की नींव रखी जाने लगी। और एक तरह से पुनर्जागरण, फिर औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशीकरण, ये सभी घटनाएं आपस में इंटरलिंक हैं। और हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसीलिए मैं बार बार अपनी कक्षाओं में ये बात कहती हूँ कि कोई भी एक ऐसी घटना जो बड़े पैमाने पर
प्रभावित करती है, चाहे वो किसी देश को प्रभावित कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उस देश की सीमा के अंदर प्रभाव डाल रही होगी, वो उसके आसपास के देशों का या उससे भी ज़्यादा बाहर दूसरे महाद्वीपीय देशों पर भी कम या लंबे समय बाद प्रभाव डालती है। तो भारत में औपनिवेशीकरण की जब स्थापना हुई तो उसके पीछे हमें औद्योगिकरण को देखना पड़ेगा, और उसके भी पहले हम जाएंगे तो पुनर्जागरण का हम देखेंगे। इसमें कारण छुपे हुए हैं कि किस प्रकार से एशिया, अफ्रीका, इन देशों में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। अब यहाँ पर हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसी भी समाज में विज्ञान का कुछ अंश अवश्य होता है, भले वो कितना भी अपरिष्कृत क्यों ना हो। अब 18वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में आधुनिक विज्ञान का उत्थान पूंजीवाद के विकास के साथ साथ, और जो उनका ब्रिटिशर्स का औपनिवेशिक विस्तार था उसके साथ साथ होता है। क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब आए तो वो विशुद्ध रूप से व्यापारिक लाभ के लिए आए थे, और व्यापारिक लाभ के लिए जब वो यहाँ आए तो इसका स्पष्ट ये उद्देश्य था कि वो पूंजीवाद की विचारधारा को मानते हैं और उससे पूरी तरह से वो प्रभावित हैं। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में जब यहाँ पर आए तो कोल्हापुर के एक अमात्य मंत्री हैं रामचंद्र पंत, वे यूरोपीय व्यापारियों और फैक्टरों मतलब जो फैक्टर का अधिकारी था उसको फैक्ट्रीज़ का जो अधिकारी हुआ करता था उसको फैक्टर कहा जाता था। तो रामचंद्र पंत जो कोल्हापुर के एक अमात्य हैं, वो कहते हैं यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में कि इनसे दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे हथियार हैं और बहुत तेज़ तर्रार के लोग हैं, यानी इनसे दूर रहा जाए, इनको परेशान ना किया जाए और ख़ुद भी अपने आप को बचाया जाए इनसे। तो ये लेकिन जो रवैया था इन यूरोपियंस को, इसने धीरे धीरे ना टोका जाने वाला जो एक रवैया यहाँ भारतीयों ने अपना लिया था, उससे धीरे धीरे ये इनके एक तरह से राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, और ये इस रवैये ने इन व्यापारियों को या व्यापारिक कंपनियों को व्यापार के साथ साथ विजय हासिल करने के लिए लालच दिया, कहीं ना कहीं प्रेरणा दी कि जब हमें कोई रोक टोक नहीं है और अगर कहीं किस प्रकार की छिटपुट घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं वहाँ के स्थानीय शासकों के आदेश के विपरीत भी, तो भी इन पर कभी कोई कठोर कार्रवाई ज़्यादा नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि भारत में जब ये आए तो यूरोपीय कंपनियां, तो यहाँ पर इन लोगों ने विजय हासिल की और भारत को अपना उपनिवेश बनाया। हम ये भी जानते हैं कि भारत में तमाम सारे यूरोपीय कंपनियां आईं, लेकिन इन यूरोपीय कंपनियों में एक तरह से होड़ मच गई, जिनमें पुर्तगाल, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, ये सभी यूरोपीय कंपनियां भारत में एक तरह से अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए राजनैतिक और सैनिक युद्धों में या कंपटीशन में उलझ गई। वो आपस में ही पॉलिटिकल और मिलिट्री इस तरह से कंपटीशन करने लगी, और कुछ समय के लिए यानी कि जो भी दूसरे फील्ड थे वो कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा होने लगी। और शायद यही वजह है कि उपनिवेश की स्थापना के दौरान विज्ञान की जो गति है वो बहुत धीमी रही। औपनिवेशिक विज्ञान की जो गति है प्रारंभिक दौर में काफ़ी धीमी यहाँ पर रही, क्योंकि ये सभी कंपनियाँ एक राजनीतिक और सैनिक युद्धों में उलझ गईं आपस में, तो दूसरे बाकी क्षेत्र उपेक्षित हो गए। और हम जानते हैं कि अंततः इन सभी लड़ाइयों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में वर्चस्व स्थापित करती है, और कैसे एक व्यापारिक कंपनी में ये बदल गई और भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका जब कब्जा हो गया, तो ये एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही एक एडवेंचरस ये घटना साबित हुई, क्योंकि वो एक ऐसे नए देश में अब उनको अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को खड़ा करना था, जहाँ पर उनकी नींव अभी रखी जा रही थी और उसको मजबूती देने का काम उनको करना था। और यहाँ ऐसी स्थिति में जब उनको अपने साम्राज्य की स्थापना करना है इस नए उपनिवेश में, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इस नए उपनिवेश के रिसोर्सेज के बारे में जितना ज़्यादा हो सके जानकारी हासिल कर ली जाए। और इस जानकारी हासिल करने के लिए वो इतने ज़्यादा उतावले थे कि वो सोचते थे कि हमारा मूल उद्देश्य जो था उनका व्यापार का, तो इस उपनिवेश या भारत में जितनी भी सारी यहाँ की पहले की जो टेक्नोलॉजिकल, जो अगर हम कहें परंपराएं हैं, विज्ञान के संबंध में जो परंपराएं हैं और यहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबके बारे में हम जान लें।
जिससे कि हम अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को अपने उपनिवेश के में मौजूद ज्ञान के साथ मिलाकर अपने लाभ को बढ़ा सकें हम। और इसलिए उन्होंने भारत के जो पहले से प्राचीन परंपराएं हैं, जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनमें जो कुछ भी सबसे अच्छा था, जो कुछ भी उनके आर्थिक हितों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता था, उसको वो अपने ब्रिटेन में अपने स्वामी के लिए, या कहा जाए वहाँ के राजा के लिए, जो ब्रिटेन का उस समय के स्वामी हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए लाभदायक जानकारी हो सकती है, किस प्रकार से उसको जुटाया जाए। और इसकी जानकारी के उन लोगों ने हासिल की और देना शुरू किया ब्रिटेन में। और इधर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो ये समझ चुकी थी कि जहाँ पर उसको शासन करना है, जहाँ व्यापार करना है, उसका जो बेस है, यानी उसका जो बेस यहाँ पर होगा, उसके व्यापार को स्थापित करने का जो बेस होगा, वो इस जीते गए देश या भारत की भौगोलिक या भूवैज्ञानिक या वनस्पतिक जो ज्ञान है, यानी जो यहाँ का जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल या जो यहाँ का बॉटनिकल जो जितना नॉलेज है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम अपने जीते गए प्रदेश के बारे में कितना ज़्यादा इसकी भौगोलिक, इसकी जियोलॉजिकल या भूवैज्ञानिक या वनस्पतियों के बारे में हम जानते हैं। जितना अधिक वो इन सभी चीज़ों को जानेंगे, रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा उनकी शासन का जो आधार है वो यहाँ मजबूत होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि साम्राज्य निर्माण के दौर में ब्रिटिशर्स ने विज्ञान की भूमिका और इसके इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से उन्होंने पहचान लिया था। और उपनिवेशिक काल में भारत में बहुत ही वैज्ञानिक हुए थे, खासकर प्रारंभिक दौर में। और उस समय जो इन लोगों ने भारत में जो जानकारियाँ हासिल की, जो आंकड़े इकट्ठे किए, और उसके आधार पे थोड़ा बहुत जो भी विज्ञान यहाँ स्थापित हुआ, उसकी प्रगति बहुत धीमी रही। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि औपनिवेशिक विज्ञान की प्रगति उस दौरान इतनी धीमी क्यों रही। इस पर हम एक अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो औपनिवेशिक वैज्ञानिक जो हैं, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की प्रक्रिया के दौरान वो एक साथ बहुत सारे काम करते थे। ऐसा नहीं है कि आज की तरह विशेषीकरण वहाँ पे स्पेशलिस्ट वो थे कि चीज़ के लिए कि ये काम एक वैज्ञानिक का है, दूसरा फील्ड दूसरे वैज्ञानिक के लिए। लेकिन उस काल में अगर हम देखें तो जो औपनिवेशिक वैज्ञानिक हैं वो एक साथ ही जियोलॉजिस्ट भी हैं, एक साथ बॉटनिस्ट भी हैं, एक साथ ही हम देखेंगे उनको जियोग्राफर भी हैं, वो यानी वो भूगोलवेत्ता भी हैं, जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भ शास्त्री भी हैं, वनस्पति विज्ञानी हैं, यहाँ तक कि साथ साथ वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। यानी एक साथ इतनी सारी भूमिकाओं को समय के वैज्ञानिक निभाते थे। और वो एक तरह से डेटा कलेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा ही वो माहिर हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको महारत हासिल थी। और इस तरह हम देखते हैं कि जो डेटा है उन्होंने भारत के बारे में बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों ने निकाला। लेकिन भारत में किसी तरह की कोई साइंस के संदर्भ में अगर हम देखें, कोई वैज्ञानिक संस्था नहीं थी जहाँ पे इन साइंटिफिक डेटास का यूज़ किया जा सके। जो भी वैज्ञानिक आंकड़े इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं भारत की वनस्पति के बारे में, भारत के खनिजों के बारे में, भूगोल के बारे में, इन सबको टेस्ट करने के लिए या इस पर और काम करने के लिए इनके पास किसी प्रकार की भारत में वैज्ञानिक संस्थाएं नहीं हैं। यानी इन आंकड़ों की टेस्टिंग के लिए इनको ब्रिटेन की जो साइंस की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लैब हुआ करती थी, उस पर इनको डिपेंड होना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के आंकड़े उनको हासिल हो रहे हैं। ये आप लोगों को पता ही है कि कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्य का। यानी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में इनका राज था, जहाँ कहीं अगर सुबह हो रही है तो कहीं रात हो रही है तो दूसरी जगह सुबह हो रही होती थी। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भारत से ही आंकड़े इनको नहीं मिलते थे। ये जो आंकड़े हैं उन्हें तमाम सारे अनेक उपनिवेशों से आंकड़े मिलते थे, जो इन्होंने अफ्रीका में बनाए थे और एशिया में बनाए। ऐसे बहुत सारे इनके उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों से प्राप्त आंकड़ों की टेस्टिंग करने के लिए या किस तरह से इसका लाभ इन रिसोर्सेज से उठा सकते हैं, उसके लिए
जो वैज्ञानिक संस्थान थे वो सभी उसके लिए ब्रिटेन में उनको निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि इस प्रकार के संस्थानों को का डेवलपमेंट इन लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। और ब्रिटिशर्स को हम देखेंगे, इन्होंने वनस्पति क्षेत्र में, भू विज्ञान के क्षेत्र में या भौगोलिक सर्वेक्षणों में, यानी जियोग्राफिकल सर्वे जो है या जियोलॉजिकल सर्वे है या बॉटनिकल सर्वे है, इस पर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लगाया। अपने जो इनका जो धन है बहुत ज़्यादा मात्रा में इन लोगों ने इस क्षेत्र में लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस क्षेत्र से डायरेक्ट और बहुत जल्दी उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको आर्थिक और सैनिक लाभ मिलेगा। क्योंकि वनस्पति के मामले में, भूगोल के मामले में, और भूगर्भ विज्ञान के बारे में जितनी जानकारी उनको हासिल होगी वो उनको सीधे आर्थिक लाभ देगी, जो कि उनका मूल एजेंडा था, और उनको सैनिक लाभ भी इससे होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपेक्षा जो की गई वो थी मेडिसिन की और जूलॉजी या प्राणी विज्ञान की, क्योंकि उन्हें पता था कि आयुर्विज्ञान के मामले में अगर ज़्यादा धन लगाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। उन्हें यहाँ सेवा करने या लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने, बीमारियों को दूर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ पे केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए आए थे। तो जो आयुर्विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, इससे उन्हें किसी प्रकार के डायरेक्ट लाभ की आशा नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसको एकदम से उपेक्षित कर दिया। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की या भौतिक या रसायन विज्ञान की, इसमें किसी भी प्रकार के सर्वे करने का या अनुसंधान रिसर्च करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनके दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के फिजिक्स या केमिस्ट्री संबंधित कोई भी जो रिसर्च है वो सीधे तौर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। भौतिक या रसायन विज्ञान में अनुसंधान अगर हम करें तो उस तरह तरह की मशीनों का निर्माण हो सकता है, और औद्योगिक विकास के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान संबंधी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। और यहाँ हमें पता है कि प्रारंभ से ही ब्रिटिशर्स अपने आर्थिक लाभ के लिए आए थे, न कि भारत का औद्योगिक विकास करने के लिए, बल्कि औद्योगिक विकास तो एक वह बिंदु था जिसको भारत में हतोत्साहित करना था, क्योंकि जब तक वो औद्योगिक विकास को डिमोरलाइज नहीं करेंगे इंडिया में, तब तक उनके यहाँ तैयार जो माल है उसके लिए भारत एक बड़े बाज़ार के रूप में तभी तक उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह से भारत उनके लिए केवल एक रॉ मटेरियल का सोर्स था, और रॉ मटेरियल का सोर्स और उससे तैयार जो उत्पाद हैं उसको भारत में बेचने के लिए बाज़ार था। और इन बाज़ारों में वो अपनी छोटी से छोटी सामानों से लेकर बड़े से बड़े सामान तक यहाँ बेचते थे, चाहे वो एक छोटा सा पेन हो, चाहे पेंसिल हो, यहाँ से लेकर कपड़े, दवाइयाँ तक वो यहाँ पर बेचा करते थे। फिर भी हम कहेंगे, देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक संस्थाएं और कुछ म्यूज़ियम्स की स्थापना यहाँ पर की गई, जो प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के चरण में या दौर में एक पॉजिटिव एक स्टेप हम मान सकते हैं। और इसकी भी उनको कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी, इसी वजह से शायद कुछ बुद्धिजीवी थे जिन लोगों ने इस तरफ सोचा। और वैसे तो मूल उद्देश्य इनका अपने लिए केवल आर्थिक लाभ ही था, और आर्थिक लाभ के लिए जिस जिस एरिया में इनको आवश्यकता पड़ी इन्होंने सिर्फ वहीं पर रिसर्च किया, जिस पर हमने अभी चर्चा की। लेकिन कुछ वैज्ञानिक संस्थाएं थीं जिनको स्थापना इस समय की गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश पूर्व जो भारत था, यानी ब्रिटिशर्स के आने के पहले का जो भारत है, उस भारत का जो साइंटिफिक बेस है या टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट हम कहें, बहुत अच्छा नहीं था, या जो वैज्ञानिक आधार था वो बहुत कमज़ोर था, जिस पर हम बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में। तो ब्रिटिश पूर्व भारत का जो वैज्ञानिक आधार है वो बहुत कमज़ोर था, जिसमें ना तो कोई वैज्ञानिक संस्थान विद्यमान थे, ना ही किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक संस्थान और विज्ञान संबंधी नई नई जानकारियों के लिए ना ही कोई ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च जर्नल या पत्रिकाएं निकलती थी जिससे कि इन जानकारियों को फैलाया जा सके।